बहुत अच्छी बात होती कि मैं मराठी में बोलता, लेकिन मैं मराठी बहुत बोलते समय जब सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मराठी के बहुत सारे बड़े साहित्यकारों लेखकों को हमने हिंदी में या अंग्रेजी में पढ़ा है। क्योंकि मराठी हमें नहीं आती, तो मराठी में काफ़ी लिखा गया है, काफ़ी अच्छा कहा गया है, और जिसकी वजह से हिंदी हार्टलैंड जिसको कहते हैं, जिसको आजकल दूसरा नाम भी दिया गया है, लेकिन मैं वो नाम नहीं लूँगा वरना बहुत सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा और कोसेंगे। तो वहाँ भी प्रभाव पड़ा, चाहे वो फुले साहब हों, शाहू जी महाराज हों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हों, या मॉडर्न भारत के, आधुनिक भारत के, समकालीन भारत के बहुत सारे जो सोशलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका जो लेखन है, मैं समझता हूँ कि हिंदी भाषी प्रदेशों में एक रोशनी की तरह है, वो रोशन करता है। तो इसलिए मैं मराठी को बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मराठी काश मुझे आती, लेकिन चलिए अभी उम्र है, अभी भी सीख सकते हैं। हमें आप लोगों ने आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा, और पुणे जैसे शहर में इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है, और बहुत सारे नए लोग, कई बार हम लोग जाते हैं कॉन्फ्रेंसेज में तो हमारी पीढ़ी के लोग केवल दिखाई देते हैं, यहाँ पर नई जनरेशन के बहुत सारे लोग हैं, इसलिए और अच्छा लग रहा है। युवाओं के बीच सही विचारों और सही मूल्यों को ले जाने का ये सबसे चुनौतीपूर्ण वक्त है, और मीडिया उसमें बहुत बड़ा काम कर सकता है, लेकिन मीडिया वो काम नहीं कर रहा है। मीडिया आज की तारीख में, जब हम मीडिया कह रहे हैं तो इस समय हमारा फोकस मेन स्ट्रीम मीडिया पर है। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे यहाँ जिस हालत में है, उसे मीडिया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिभाषा मीडिया की जो है वो कहीं इसमें फिट नहीं बैठती। बहुत सारे लोग इसको गोदी मीडिया कहते हैं, मैं नहीं कहता, क्योंकि टीवी चैनलों को गोदी मीडिया जो शब्द है, ऐसा लगता है कि पहले जैसे गोदी नहीं थे। गोदी तो पहले भी थे, मैं उसको टीवी पुरम कहता हूँ, जो ज़्यादा सिंबलाइज करता है उनकी पूरी वैचारिकी को। क्योंकि एक दौर हमने देखा है जब टेलीविज़न के नाम पर केवल दूरदर्शन था, न्यूज़ के प्राइवेट चैनल नहीं थे, तब भी वो गोदी था। प्राइवेट चैनल जब आए, वो भी कॉरपोरेट और जो बड़ी हस्तियां देश की थीं उनके गोदी थे। टीवी चैनलों पर अक्सर एक शब्द सुनाई, एक वाक्य सुनाई पड़ता था, जुमला। ये बात उस समय की मैं कर रहा हूँ जब कांग्रेस का हुकूमत थी, कांग्रेस की, और लोग कहा करते थे कि भाई इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नए नए आए थे, तो बोलते थे कि इस देश में जो उदारतावाद है, उदारवाद, आर्थिक उदारवाद, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसको लेकर नेशनल कॉन्सेंसस है। हमेशा ये शब्द कहा जाता था। ये जुमला आपको याद होगा, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया तक देश के जितने बड़े प्रिंट मीडिया में लोग हैं, वे सारे प्लेटफॉर्म प्लस जितने चैनल थे, सब कहते थे इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर कंसेंसस है। मैं बड़ा परेशान होता था कि भाई कंसेंसस कैसे है। तो मैंने उन दिनों में देश के बड़े चैनलों पर बुलाया जाता था, तो मैंने आज तक पर एक बार कहा, आज तक पर या एनडीटीवी पर, मैंने कहा मुझे आज तक नहीं पता चला कि ये नेशनल कंसेंसस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कब बनाई गई। क्या कोई रेफरेंडम हुआ? क्या इस देश में किसी भी चुनाव के दौरान या चुनाव के बीच क्या कोई रेफरेंडम हुआ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस देश में सारी जनता को पसंद है और वो जनता चाहती है? ये तो कारपोरेट पक्षी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। तो फिर ये क्यों बार बार मीडिया कहता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्रति इस देश में नेशनल कॉन्सेंसस है? तो इसका कोई जवाब नहीं देता था। अरे साहब, आप तो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। मैंने कहा भाई, जब इस देश का मीडिया कुछ कहता है और पूरे विश्वास के साथ कहता है, यूनानिमस व्यू होता है, तो ये देखा जाना चाहिए कि उसकी तह में क्या है। इसीलिए दोस्तों, मेरा मानना है कि इस देश की का जो मीडिया है
उसका जो कैरेक्टर है आज से नहीं, बहुत पहले से, आज़ादी के बाद के कई वर्षों को अगर आप देखिए तो हमेशा वो सत्ता के पक्ष में रहा है, कारपोरेट के पक्ष में रहा है। ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जब कभी शासन की तरफ से कोई बेहतर इनिशिएटिव जनता के पक्ष में लिए गए तो मेनस्ट्रीम मीडिया का बड़ा हिस्सा उसके विरोध में खड़ा हो गया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को याद होगा जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं कि बैंकों का नेशनलाइजेशन जब हुआ मिसेज इंदिरा गांधी के दौर में, तो देश के मेनस्ट्रीम मीडिया का बड़ा हिस्सा ये बोल रहा था कि ये बहुत ही गलत हुआ है। सभी अखबारों में आप उलट कर देख लीजिए, आपके यहाँ लाइब्रेरीज जो पुरानी हैं, सारे अखबारों में एक खबर हमेशा छाई रहती थी कि ये बहुत ही गलत हुआ है बैंकों का नेशनलाइजेशन, इससे देश में प्रगति रुक जाएगी। प्रिवी पर्स जब खत्म हुआ तो एकाध अखबारों को छोड़कर देश के सारे मेनस्ट्रीम अखबारों ने लिखा कि ये गलत हुआ है। ये बेचारे राजा महाराजा कितने अच्छे लोग थे, उनके राज में प्रजा कितनी सुखी रहती थी, और उनका प्रिवी पर्स खत्म कर दिया मिसेज गांधी ने। इस देश में राइट विंग पोलराइजेशन, राइट विंग की गोलबंदी को बहुत ताकत दी उस पूरे मीडिया के अभियान ने, नेशनलाइजेशन के और प्रिवी पर्स के। सब पुरानी बातें भूल रहे हैं लोग, लेकिन आज मैं थोड़ी देर के लिए याद दिलाना चाहता हूं। जब इस देश में एफर्मेटिव एक्शन का, खासकर ओबीसी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू कर दिया, ऐलान कर दिया 1990 में, तो मीडिया ने कहा कि ये तो उपद्रव है, ये तो राजा के मांडा के राजा ने उपद्रव कर दिया है, खुराफात कर दी है। 10 साल तक वो रिपोर्ट सरकार की आलमीरा में बंद रही। 10 साल के बाद खुली, एग्जीक्यूट करने का ऐलान हुआ और पूरे मीडिया ने कहा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। आप देख लीजिए एडिटोरियल्स, सारे फ्रंट पेज की स्टोरीज देख लीजिए। उन दिनों मैं मीडिया में आ चुका था, और मीडिया में मैं, बहुत सारे लोग मीडिया में आजकल बहुत उत्सुकता से आते हैं, जिज्ञासा उनकी होती है, इच्छा होती है, चाव होता है, लगन होती है। मैं मीडिया में संजोगवश आया था। मीडिया मेरा कभी चॉइस नहीं था कि मैं पत्रकार बनूंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पत्रकार बनूंगा। हमेशा अध्यापक बनने का सपना देखता था। तो जब मैं पीएचडी कर रहा था उस वक्त ऐसा एक हादसा हुआ जेएनयू में कि मैं डिरेल हो गई सारी यात्रा, और फिर मैं पत्रकार बनने को मजबूर हुआ। और मैं, गिला शिकवा नहीं है, मैं अच्छा किया कि पत्रकार बना। लेकिन मैं जब पत्रकार था उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के हिंदी अखबार का मैं जर्नलिस्ट था, तो मैं 6 संपादकों से बारी बारी से पूछा, जानबूझकर 6, कि सर मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ऐसी क्या चीज़ नज़र आती है जो देश के लिए खतरनाक है। 6 में 5 संपादकों ने बताया, देश के टॉप, और जिनका नाम मैं लूंगा तो आप दंग रह जाएंगे, 5 ने ऑन रिकॉर्ड मुझे बताया, नवभारत टाइम्स के एक शुरुआती पत्रकार को, कि उन्होंने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस नहीं पढ़े हैं, रिपोर्ट के रिकमेंडेशन ही नहीं पढ़े हैं। बाद के दिनों में भी मैं कई लोगों से पूछा कि भाई वो रिकमेंडेशन हैं कितने, किसी को नहीं मालूम कि कितने रिकमेंडेशन हैं। केवल ये है कि रिजर्वेशन, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन 27%। मैंने कहा भाई ये तो एक रिकमेंडेशन है, देयर आर 40 रिकमेंडेशन इन मंडल कमीशन रिपोर्ट। और आज के जो श्रीमान हैं देश के सर्वोच्च शक्तिमान, वो स्किल इंडिया से लेकर और क्या क्या बताते हैं, वो सारी कुछ स्किल इंडिया उसमें भी है। स्किल डेवलपमेंट का एक रिकमेंडेशन है उसमें, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का है, बट प्रो पीपुल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लेकिन कोई नहीं पढ़ा। तो इस देश के मीडिया का हाल बहुत ही अजीब रहा है। लेकिन मैं बहुत विस्तार में इस पर नहीं जाऊंगा, अपनी बात शायद मैंने कन्वे की, और इसके बाद असल जो आज का मुद्दा है मैं सोच रहा हूं कि उस पर कुछ बात कहूं। बाद में जब डेलिब्रेशन और होंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे। तो ये कहानी मैं इसलिए बताना चाहता था कि देश के मीडिया के बारे में ये कहा जाता है कि आज जो कुछ हुआ है वो पहली बार हुआ है। देखिए हमारे देश का मीडिया आम तौर पे ऐसा ही रहा है,
लेकिन इतना बुरा नहीं रहा है, क्योंकि इतने बुरे दिन कभी नहीं रहे हैं। अच्छे दिनों का भरोसा देकर इतने बुरे दिन लाने की जो इस देश में एक खतरनाक पहल हुई है, उसकी वजह से मीडिया जो पहले से बहुत अच्छा नहीं था वो बहुत बुरा हो गया है। बस ये फर्क आया है। पहले मीडिया में संभावनाएं भी थीं, जनता के पक्ष में, समाज के पक्ष में कुछ बातें भी आ जाती थीं। अब उनका निषेध हो गया है। जनता और समाज के पक्ष में बात करना गुनाह बन गया है। वो किसी भी पेज पर नहीं छपती कहानियां। और अंग्रेजी के कुछ अच्छे अखबारों को, अच्छे इसलिए मैं कह रहा हूं कि सापेक्ष, कंपैरेटिवली, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो मैं जिस भाषा से आता हूं, हिंदी, उसमें तो कोई अखबार नहीं है जो पत्रकारिता भी कर रहा हो। अंग्रेजी में तो फिर भी कुछ पत्रकारिता नजर आ रही है। मैं हिंदी का पत्रकार हूं, 6 अखबार मेरे घर आते हैं, उसमें बीच में एक भी अखबार हिंदी का नहीं लेता था, क्योंकि सुबह खराब हो जाती थी चाय मेरी। अब मजबूरी में एक अखबार लेना शुरू कर दिया है हिंदी का, 5 अंग्रेजी के, 1 हिंदी का, क्योंकि यूट्यूबर बन गया हूं। तो जानना चाहिए कि हिंदी के अखबार में क्या छप रहा है। तो जो आदमी भारत के 2 बड़े हिंदी अखबारों में रहा हो, एक हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के, एक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी अखबार से मेरी यात्रा शुरू हुई पत्रकारिता की, और वो भी ऑल इंडिया कंपटीशन देकर। उन दिनों नौकरी मिली थी, नवभारत टाइम्स ने ऑल इंडिया कंपटीशन करवाया था। ये तब की बात है, 85-86 में। भास्कर में रहा, राज्यसभा टीवी का एग्जीक्यूटिव एडिटर रहा, फाउंडर एडिटर। लेकिन मेरे जैसा आदमी एक हिंदी अखबार पढ़ता भी है तो ऐसा लगता है कि दम घुट जाएगा। और ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है, हिंदी के अखबार वाले भी जानेंगे कि मैं कह दिया, पुणे में कह के आया हूं। तो ये हाल क्यों बना है? क्योंकि दोस्तों, हमारी जो सामाजिक राजनीति है वो ऐसी हो गई है। मीडिया कोई ऐसी चीज नहीं है कि समाज एक दिशा में रहेगा, मीडिया एक दिशा में रहेगा। हमारे यहां डेमोक्रेसी का कंटेंट कम रहा हमारी व्यवस्था में, इसलिए मीडिया शुरू से खराब था। लेकिन जब मैं खराब कह रहा हूं तो उसमें शानदार उसकी विरासत भी थी। इसी देश के मीडिया ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर और तमाम बड़े बड़े पत्रकारों को पैदा किया। प्रेमचंद हिंदी के बड़े लेखक स्वयं पत्रकार थे, जवाहरलाल नेहरू स्वयं पत्रकार थे, बहुत सारे लोग थे। भगत सिंह स्वयं पत्रकार थे। भगत सिंह तो रेगुलर कंट्रीब्यूटर थे, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। प्रताप अखबार के, प्रताप अखबार कानपुर से छपता था और गणेश शंकर विद्यार्थी उसके संपादक थे, जिन्होंने सांप्रदायिक दंगों को खत्म करने के लिए अपनी जान गंवा दी। वो सांप्रदायिकता से लड़ते हुए शहीद हुए और भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए। दोनों एक ही अखबार में थे, एक संपादक, एक कॉलमनिस्ट, रिपोर्टर, जो भी आप कह लीजिए। तो हमारी तो वो भी ट्रेडिशन है, लेकिन मैं मेनस्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा था। तो ये जो मैंने आपको विवरण कुछ दिए, अब आप देखिए, थोड़े 90 के बाद के दौर में आ जाइए। तो जब मंदिर मस्जिद अभियान चला, जिसको कहते हैं लोग कि मंडल के खिलाफ कमंडल की लहर आई, उस कमंडल की लहर को मीडिया ने कैसे कवर किया? शानदार ढंग से। जिस तरह से कमंडल लहर को कवर किया मीडिया ने उस दौर में, आज जो गोदी बना है या टीवी पुरम, जो भी आप कह लीजिए, ये जेनेसिस आप देखिए, आप पूरी पृष्ठभूमि देखिए, तब समझ में आता है इस देश के मीडिया का कि क्यों ऐसा हाल हुआ है। इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे लड़के, नौजवान जो पत्रकारिता में आते हैं, और कैसे उनको बिल्कुल नष्ट किया जाता है, उनकी चेतना को, उनकी इच्छाओं को, उनके अरमानों को गला घोंट दिया जाता है। ये लिखो, ये न लिखो। सेल्फ सेंसरशिप के शिकार हम शुरू में ही हो जाते हैं पत्रकार, और लगातार सेल्फ सेंसरशिप हम करते रहते हैं। आज
हमारे देश में जो हमारा मीडिया है, अगर आप उसको देखें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमारा जो है 161 पर हम हैं खड़े 180 मुल्कों की सूची में। लेकिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये 161वें पोजीशन पर जब इंडिया आया है 180 मुल्कों में, ये अनायास तो नहीं आया है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है वो बेहद गिर गया है। जब डेमोक्रेसी का इंडेक्स अपेक्षाकृत बेहतर था और तंजानिया, सिंगापुर, कोलंबिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, इनसे हम ऊपर थे, तब हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी थोड़ा बेहतर था। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमारा जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है, वी डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है पिछले साल 108 पर था, इसके एक साल पहले 100 पर था। एक दूसरा डेमोक्रेसी इंडेक्स है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, उसमें भारत जो है 97 पोजीशन पर है, 97। हंगर इंडेक्स का तो आप जानते ही हैं, खैर उस पर हम नहीं आएंगे, हम तो केवल डेमोक्रेसी और प्रेस पर आज बात कर रहे हैं। तो जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स इतना गिरा है, डेमोक्रेसी का कंटेंट लगातार पूछा है, सिमटा है, ऐसे में आप प्रेस फ्रीडम की गुंजाइश कैसे बना सकते हैं? दोस्तों, दुनिया के तमाम देशों में मैं घूमा नहीं हूं, कुछ ही देशों में मैं गया हूं। दुनिया के सारे देशों में तो इस देश का एक ही आदमी जा सकता है। लेकिन मैं जिन देशों में गया, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी, तो मैंने ये देखा कि उनकी प्रेस, उनके यहाँ मीडिया अगर बेहतर है तो इसलिए है कि उनके यहाँ समाज में डेमोक्रेसी बेहतर है। हालांकि अब खतरा उन पर भी मंडरा रहा है। जिस तरह यूरोप में राइट विंग जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल थॉट्स हैं, उनका हमला लगातार तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि ये अभ्युत्थान हो रहा है, पुनरुत्थान बल्कि कह लीजिए, पुनरुत्थान। यानी फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद दुनिया भर में जो एक बेहतर लहर पैदा हुई और फिर बाद की अन्य क्रांतियों ने उसको और आगे बढ़ाया, चाहे वो रूस की क्रांति हो या अन्य मुल्कों की, ऐसा लगता है कि चीजें पीछे चली जा रही हैं। तो एक तरह से पुनरुत्थान है उस राइट विंग का और पूरे यूरोप पर यह खतरा है, जिस यूरोप को देखकर हम लोग डेमोक्रेसी के मॉडल की बात करते थे। तो मैं बात कर रहा था कि मैं जब एक बार डेनमार्क गया, एक वहाँ के कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के इन्विटेशन पर, तो हमने देखा कि उन बार बार ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क का नाम सुनते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर टॉप 10 में यही देश रहते हैं। तो आखिर वजह क्या है? तो हमने देखा कि उनकी डेमोक्रेसी का जो लेवल है, उसका जो इंडेक्स है, इतना शानदार है और वो केवल कागज़ पर नहीं है, समाज के अंदर है। हमने 10 दिन ट्रेवल किया और हमने महसूस किया कि वाकई जिस डेमोक्रेसी को हम लोग सोचते हैं कि ये पीपल्स डेमोक्रेसी होगी, शायद ये बोर्जुआ डेमोक्रेसी उससे कम नहीं है। आखिर आदमी को चाहिए क्या? समानता। आदमी को और चाहिए क्या? भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी। तो हमारे यहां असमानता का जो लेवल है वह लगातार बढ़ा है। हमारे यहां जो जड़ें थीं, क्यों बढ़ा है ये सब? असमानता ही नहीं बढ़ी है, सांप्रदायिकता बढ़ी है, भ्रातृत्व तो खत्म हुआ है, क्योंकि हमारे समाज की जड़ों में कोई चीज है जिसको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया और हम सोचते रहे कि जो स्ट्रक्चर आज़ादी के बाद हमने हासिल किया है वो हमें ला देगा, यूरोप के मॉडल पर पहुंचा देगा या सोशलिस्ट कंट्रीज़ की तरफ ले जाएगा। हालांकि सोशलिस्ट कंट्रीज़ का हाल जो आज है वो तो आप जानते ही हैं, तो हमको उसको बताना नहीं है और वो हमारा विषय भी आज नहीं है, बहुत विस्तार हो जाएगा, शायद हम लांघ जाएंगे अपनी सीमा। लेकिन थोड़ा समय लेते हुए मैं ये आज कहना चाहता हूं कि जो भी भारत में आज हो रहा है, चाहे वो राजनीति में हो रहा है या समाज में हो रहा है, वो शायद उसकी एक वजह ये है कि आज़ाद भारत को जो मॉडल दिया हमारे लोगों ने, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पॉलिटिकल क्लास ने,
उनको लगा होगा कि देश आज़ाद हो गया है और ये स्ट्रक्चर उनको सोशल डेमोक्रेसी की तरफ ले जाएगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तरफ ले जाएगा। मुझे लगता है कि यहीं पर गलतियों की शुरुआत हुई। आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तो इस देश में अनेक धाराएं थीं। मैं नहीं मानता कि केवल एक धारा से आज़ादी मिली। महात्मा गांधी, नेहरू जी के अगुवाई में कांग्रेस की धारा थी, वामपंथियों, समाजवादियों की धारा थी। ये सब आज़ादी की लड़ाई के हिस्सेदार थे। सबकी अपनी अपनी भूमिका थी। किसी की हो सकता है बहुत बड़ी रही हो, क्योंकि जनता का समर्थन कांग्रेस को मिला सबसे अधिक, इसलिए वो डोमिनेंट थी। और भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी दोस्तों की धारा थी एक अलग, और एक हद तक अंबेडकर की भी धारा थी। और अंबेडकर की धारा जिस सोशल डेमोक्रेसी के लिए उसकी पैरोकारी करती थी, वो बाद के दिनों में उसका विस्तार हुआ। लेकिन एक धारा आज़ादी की लड़ाई के समानांतर और भी थी, जिसका इरादा था कि भारत जब कभी आज़ाद होगा और जब कभी उसको मिलेगा मौका भारत को आगे ले जाने का, भारत को चलाने का, तो भारत को वो पीछे ले जाएगी, वो अतीत में ले जाएगी, इतिहास के उस अंधेरे युग की तरफ ले जाएगी जहां पुष्यमित्र शुंग उसके आदर्श के रूप में उभरेंगे। लेकिन जो अन्य धाराएं थीं, चाहे वामपंथियों समाजवादियों की थी, कांग्रेसियों की थी, भगत सिंह की थी, अंबेडकर की थी, इन लोगों में तमाम कॉन्ट्रडिक्शंस के बावजूद एक कंसेंसस थी इस मुद्दे पर कि ये सभी चाहते थे, तमाम अंतर्विरोध थे इन सबके बीच, लेकिन एक विषय पर एक थे कि भारत जब कभी आज़ाद होगा उसको हम आगे ले जाएंगे, हम अतीत में नहीं ले जाएंगे, उसको हम आधुनिक भारत बनाएंगे, उसको डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, उसको सोशल डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दोनों का कन्वर्जेंस चाहेंगे। अब इस सोच में हम उस धारा की बात छोड़ दें जो अतीत में ले जाने की बात कर रही है, क्योंकि आज तो वो इस देश की सत्ता का संचालन कर रही है, लेकिन और आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए बगैर। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो लोग चाहते थे कि भारत को हम आगे ले जाएंगे, डेमोक्रेसी मजबूत करेंगे, मीडिया फ्रीडम को विस्तार मिलेगा, हर चीज़ की बात हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बुनियादी गड़बड़ी थी। और जिस बुनियादी की गड़बड़ी से आज देश को ये इस मौके को देखने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, मैं उसी पर फोकस करके और अपनी बात कहकर आज के इस व्याख्यान को ख़त्म करूंगा। मुझे लगता है कि जो सत्ता में लोग आए उनको ये लगा होगा कि इसी तरह से आगे बढ़कर भारत को हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो मौजूदा मॉडल है उसके जरिए आधुनिक लोकतांत्रिक समाज और मुल्क बना लेंगे। यानी संविधान का जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल के जितने मूल्य हैं उनको हासिल कर लेंगे। आई थिंक यहीं पर गलतियों की शुरुआत हुई, जिसकी तरफ मैंने पहले कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी हासिल करने के बाद जो पहला महत्वपूर्ण भाषण दिया था, नियति का संवाद जिसे कहते हैं, उसकी बहुत तारीफ होती है। और आज जब जवाहरलाल नेहरू अंडर अटैक हैं तो हम लोग भी उनके जो पॉजिटिव्स हैं, उनके जो सकारात्मक पहलू हैं, उनकी तारीफ करते हैं और उसकी वकालत करते हैं। कांग्रेसियों से कई बार तो ज़्यादा हो जाता है। अभी हाल में मैंने देखा कि कश्मीर को लेकर जब जवाहरलाल नेहरू पर हमले हो रहे थे तो कांग्रेसियों ने उतना बचाव नहीं किया, क्योंकि कांग्रेसी शायद उनको अंदाज नहीं है कि कश्मीर के मामले में नेहरू का क्या रोल था। आजकल कांग्रेस के लोग पढ़ते नहीं हैं, अपने को बचाने में केवल जुटे रहते हैं। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे लोग थे प्रगतिशील खेमे के, उन्होंने कश्मीर हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है, उन्होंने नेहरू का जमकर बचाव किया। और मैं स्वयं मानता हूं कि अगर नेहरू न होते, अगर शेख अब्दुल्ला न होते, तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। सिर्फ दो लोगों के कारण जम्मू कश्मीर नाम का सूबा भारत का हिस्सा बना। एक का नाम नेहरू है और दूसरे का नाम शेख अब्दुल्ला है। महाराजा हरि सिंह अंत तक नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बने, वो तो मोनार्की की वापसी चाहते थे। और प्रजा परिषद जो आरएसएस का चहबच्चा था, चहबच्चा आप लोगों के यहाँ चलता है कि नहीं, हमारे हिंदी क्षेत्र में चलता है, तो वो आरएसएस का चहबच्चा था प्रजा परिषद।
प्रजा परिषद जो आंदोलन था वो नेहरू और शेख अब्दुल्ला दोनों का शत्रु और महाराजा हरि सिंह की मोनार्की का पक्षधर था। आरएसएस स्वयं यही काम कर रही थी। आरएसएस के लोग जो आज कह रहे हैं कि नेहरू की सारी गड़बड़ियां थीं, वो स्वयं जम्मू कश्मीर को एक शाही हुकूमत वहाँ पर स्थापित करना चाहते थे, अलग देश के पक्षधर थे। बहरहाल वो बात फिर डिरेल हो जाएगी हमारी। तो असल जो मैं कह रहा था कि नेहरू ने आज़ादी के पहले दिन रात को जो लेक्चर दिया था उसको हिस्टोरिकल लेक्चर कहा जाता है, नियति का संवाद। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी। लेकिन दोस्तों एक और लेक्चर हुआ था और वो लेक्चर था जो हमारे देश के मौजूदा परिदृश्य और भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कई बार मानता हूँ, और इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, पूरे ऑब्जेक्टिव ढंग से अगर मैं देखता हूँ तो नेहरू के नियति के संवाद और 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिए गए भाषण, अगर दोनों को मैं कंपेयर करता हूं तो देश के लोकतंत्र की दिशा और दशा पर मुझे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का भाषण ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। आज भारत जिस स्थिति में है, अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण दिया, अगर उसको मद्देनजर रखा होता हमारे निजाम ने, आज़ाद भारत के निजाम ने, तो शायद स्थितियां ऐसी न होती जैसी स्थितियां आज भारत में बनी हुई हैं। लोकतंत्र का ये लोकतंत्र की ये बदहाली कम से कम नजर नहीं आती। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था 25 नवंबर को? 25 नवंबर को उन्होंने कहा था कि अगर भारत को अपनी डेमोक्रेसी को बचाना है, अब आप कल्पना कीजिए कि एक आदमी 49 में कह रहा है कि डेमोक्रेसी को बचाना है, यानी डेमोक्रेसी पर खतरा लगातार मंडराएगा भारत में। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये विजुअलाइज करने वाले मुझे लगता है कि पहले व्यक्ति थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 2023 का भारत भी, ये 2023 के भारत की तस्वीर की कल्पना 1949 में किसी ने शायद नहीं की होगी, जब सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं, भारत की प्रशासनिक संस्थाएं सारी पंगु हो गई हैं, जिन पर इस देश के एक एक नागरिक का अंतिम आस होती है कि यहां न्याय मिलेगा, वहां भी न्याय नहीं मिलता नजर आ रहा है। इसकी चिंता और इसकी आशंका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को की थी। मैं चाहूंगा कि आप लोग वो भाषण जरूर पढ़िए। और उन्होंने क्या कहा था, मैं कोट करता हूं। उन्होंने कहा था कि यदि हम अपनी डेमोक्रेसी में यदि हमें अपनी डेमोक्रेसी को बचाना है तो राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा, हमें सामाजिक लोकतंत्र को भी हासिल करना होगा। यह अनुवाद हिंदी में मैं कर रहा हूं, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है। अगर हम इसी को बरकरार रखेंगे तो विरोधाभासों की एक नई दुनिया शुरू हो जाएगी। हम इन विरोधाभासों को अगर नहीं खत्म करते हैं तो असमानता से पीड़ित लोग, इस शब्द पर ध्यान रखिएगा, असमानता से पीड़ित लोग राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को उड़ा देंगे, जिससे संविधान सभा ने परिश्रम से निर्मित किया है। अंबेडकर कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान के तौर पे खड़ा किया है, उस डेमोक्रेसी को ही लोग उड़ा देंगे, ध्वंस कर देंगे लोग, क्योंकि लोग असमानता से ग्रस्त होंगे। आपकी संरचना लोकतंत्र की, आपकी संसदीय जो पूरी की पूरी जो संरचना है, उसके प्रति उनका डिटैचमेंट हो जाएगा, एलियनेट हो जाएंगे। और यही हुआ है। समाज, जनता आज जिस तमाशे को देख रही है उसमें मगन है, उस तमाशे में। क्यों? क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला है, उसे असमानता, वो असमानताग्रस्त समाज है। दुनिया के तमाम
मुल्कों की अगर देखें स्थिति तो असमानता में भारत भयानक स्थिति इस समय है। और 1922 में जब इनकम टैक्स का कानून भारत में पहली बार आया था, इनकम टैक्स का, उस वक्त भारत में जितनी असमानता थी आज उससे ज्यादा असमानता है। ये कल्पना भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहेंगे यार इकोनॉमिक रिफॉर्म से हमने बहुत विकास कर लिया, देखिए इतनी गाड़ियां हमारे पास हैं, इतने बड़े बड़े मकान हैं। लेकिन जी हां, इतने होने के बावजूद इस देश में 80 करोड़ लोग राशन के लिए सरकारी मदद पर निर्भर हैं। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सरकार कह रही है। 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं खाने को। आपकी राजनीतिक डेमोक्रेसी मजबूत हो रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो रियल डेमोक्रेसी है वो तो मर रही है। तो 1922 की असमानता से ज्यादा असमान समाज भारत का है। एक तरफ गरीबी है और एक तरफ भयानक अमीरी है। एक तरफ ऐसे ऐसे आलिशान भवन हैं जहां हेलीकॉप्टर छत पे उतरता है, और दूसरी तरफ लोग 5 किलो अनाज के लिए अपने अपने मत का, अपने वोट का सौदा कर रहे हैं। इस स्थिति की कल्पना किसी ने नहीं की थी। और मैं ये जो आंकड़ा मैं दे रहा हूं, मेरा आंकड़ा नहीं है, थॉमस पिकेटी की जो टीम ने जो अध्ययन किया उसका आंकड़ा है। और थॉमस पिकेटी इज मोस्ट सीरियस इकोनॉमिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड टुडे। दुनिया के एक बहुत ही गंभीर अर्थशास्त्री हैं। तो दोस्तों, मैं इसलिए ये बात कह रहा था, और मैं अब बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो बात कही थी, बिल्कुल आखिरी बात, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र बन गया तो वो इस देश के लिए विनाशकारी होगा, इसलिए इसको हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। यह उस व्यक्ति ने कहा था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आगाह कर चुका था पूरे देश को कि अगर हमने असमानता को नहीं मिटाया तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं बचेगी जब तक सोशल डेमोक्रेसी हम हासिल नहीं करते। और वो जो नहीं बची उसकी जगह हिंदुत्व राष्ट्र आज सामने है। तो वे तमाम लोग जो असमानताग्रस्त हैं वो उसमें मगन हैं, कांवड़ में मगन हैं, मंदिरों के घंटे बजाने में मगन हैं, क्योंकि आपने उनको वो दुनिया नहीं दी है। मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा जो संतुलित है, समझदार है, सुसंगत है, वो तो एंजॉय कर रहा है अपनी दुनिया, लेकिन वो दुनिया उन गरीबों को उसने मुहैया कराने के लिए कोई संघर्ष नहीं छेड़ा, और संघर्ष छेड़ा तो आज वो नाकाफी साबित हुए हैं। इसलिए ये नया दौर है, और इस नए दौर की अगर समीक्षा हम नहीं करेंगे, अगर हम चिंता नहीं करेंगे, तो हम विलाप करते रहेंगे और हमारा विलाप निरर्थक साबित होगा। इसलिए डेमोक्रेसी और मीडिया पर बात करने के साथ हमें इस विषय पर भी सोचना होगा कि ये दुर्दशा हमारी हुई क्यों है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के मीडिया में 94%, मैं हिंदी क्षेत्र के मीडिया की बात कर रहा हूँ, साउथ की नहीं, मेरे पास साउथ का कोई डेटा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बहुत आश्चर्यजनक तथ्य बता रहा हूं कि हिंदी क्षेत्र के मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया में 94% लोग अपर कास्ट हिंदू हैं, हिंदू अपर कास्ट के हैं 94%। इस देश में हिंदी क्षेत्र में 2 ही संपादक बने हैं जो नॉन अपर कास्ट हिंदू थे, एक 80 के दशक में और एक 90 के दशक में, बल्कि 90 के दशक के बाद, मैं नाम नहीं लूंगा। और इस समय देश में एक भी संपादक हिंदी क्षेत्र में नहीं है जो गैर अपर कास्ट हिंदू हो, गैर अपर कास्ट हिंदू एक भी नहीं है। दलित और ओबीसी, एसटी इस देश में कहीं भी निर्णायक पदों पर मीडिया के नहीं है। ये सब संजोग नहीं है, ये सब संजोग नहीं है। तो जो सोशल डेमोक्रेसी आपने मजबूत नहीं की, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कब तक आप बचाएंगे? ये प्रश्न है। इस प्रश्न पर आपकी जितनी गोष्ठियां हों, मैं चाहूँगा कि आप लोग सोचें, विचार करें, क्योंकि अगर हमने विचार नहीं किया तो कुछ भी नहीं बचेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।